नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी कंपनी का आईपीओ का रिव्यू करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है एमरेट टायर मैन्युफैक्चर। एसएमई सेक्टर की कंपनी है एमरेट टायर मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आपने नाम सुनने में ही आ रहा होगा कि काम क्या करती है। तो काम क्या, बेसिकली ये कंपनी टायरों को मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका अधिकतर जो बिजनेस है वो यूरोप वगैरह से आता है। सबसे पहले इस आईपीओ की प्राइस बैंड की बात करें तो 90 रुपये से लेकर 95 रुपये का प्राइस बैंड है। एसएमई सेक्टर की कंपनी है और 1200 शेयर का एक लॉट है। तो 1,14,000 रुपये आपको इसमें लगाने पड़ेंगे अगर आप इसके लिए आईपीओ में लगाते हो तो। और 10 की फेस वैल्यू पे आ रहा है, ये थोड़ा ठीक है। कंपनी क्या है, 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर कंपनी की बात करें कि कंपनी कब बनी थी तो 2002 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी को 22 साल का अनुभव है मैनेजमेंट को। अगर प्रमोटर की बात करें कि इस कंपनी का प्रमोटर कौन है, तो कंपनी का प्रमोटर है चंद्रशेखर श्री तिरुपति। थोड़ा सा नाम उनका उस ऐसा है, श्री चंद्रशेखर तिरुपति। एनएससी सेक्टर में, एनएससी में लिस्ट होगी। एसएमई सेक्टर की कंपनी है। अगर आईपीओ की बात करें कि आईपीओ कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में खुला रहेगा, तो 5 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो 10 दिसंबर को है। अगर आपको आईपीओ नहीं लगता है तो 11 दिसंबर को आपके अकाउंट में पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। अगर आपको आईपीओ लग जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में 11 दिसंबर को ये शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब बात करें इसकी लिस्टिंग, तो लिस्टिंग इसकी 12 दिसंबर की है। एसएमई सेक्टर में लिस्ट होगी और एनएससी पे लिस्ट होगी। अब हम बात करते हैं कि इसके प्राइस ब्रांड की, कि ये अपना मतलब इशू साइज की बात करते हैं कि कितने करोड़ का इशू लेके आ रहे हैं। तो ये आईपीओ के जो 49 करोड़ 26 लाख रुपए जुटाना चाहते हैं, जिसमें अगर फ्रेश इशू की बात करें तो फ्रेश इशू इनके पास में 47 करोड़ 37 लाख रुपए इनका फ्रेश इशू है। लगभग 2 लाख रुपए के आसपास, 1 करोड़ 90 लाख रुपए ये ओएफएस के जरिए जुटाना चाहते हैं। अगर हम इसमें बात कर लें कि भाई इनका परसेंटेज वगैरह किसका कितना कोटा डिक्लेयर किया गया है, तो जो क्वालिफाइड है ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर QIB के लिए 50% कोटा रिजर्व रखा गया है। और जो NII होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके लिए 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। और अगर रिटेलरों की बात करें तो रिटेल भाइयों के लिए 35% कोटा रिजर्व रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग, जैसे नाम से समझ में आया धंधा क्या करती है, हमारा पहला क्वेश्चन रहता है। तो धंधा क्या है, कंपनी हैवी मैन्युफैक्चरिंग टायर बनाती है जो ऑफ रोड चलते हैं, जेसीबी वगैरह, या आपने देखा होगा ट्रैक्टर, इस टाइप के टायर बनाती है। कुछ ट्यूबलेस, कुछ हैवी टायर्स बनाती है। और इसकी क्या है कि 2 सब्सिडरी कंपनी भी है, इसी की 2 सब्सिडरी कंपनी है। और कंपनी अपने आप को एक्सपेंड मतलब इस आईपीओ का जो पर्पज़ है ना, वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, ऐसा इन्होंने बताया है मैनेजमेंट ने। एक थोड़ा सा अगर बात की जाए तो प्रमोटर का जो होल्डिंग अभी लगभग आईपीओ से पहले 67% की होल्डिंग है, वो आईपीओ के बाद जो है 49% की होल्डिंग रह जाएगी। ये थोड़ा कंसर्न की विषय है। और एक दो कंपनी के ऊपर क्या क्रिमिनल केसेस वगैरह भी चल रहे हैं। धंधा हम समझ लिया कि टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे C8 है, तो इतना कोई यूनिक धंधा है नहीं भाई। इसी सेक्टर में MRF भी है, C8 भी है, बालकृष्ण इंडस्ट्री भी है, TVS टायर भी है। तो सिमिलर इसी के पीयर कंपटीटर बहुत हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके थोड़ा सा एसेट वगैरह पर नज़र डाल लेते हैं। तो 2022 में जो इनके 135 करोड़ के एसेट हुआ करते थे, 2023 में 150 करोड़ हो गए और 2024 में 174 करोड़ के एसेट हो गए। तो एसेट में एक सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ आ रही है, तो अच्छा है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इसका 134 करोड़ हुआ करता था 2022 में, 168 करोड़ हुआ 2023 में, और 172 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हो गया इनका 2024 में, जो थोड़ा ठीक है। अगर हम इसकी प्रॉफिट की नज़र डालें, प्रॉफिट पर थोड़ा सा एक बार देख लें, तो इसका जो प्रॉफिट 4 करोड़ 85 लाख रुपए हुआ करता था 2022 में, वो 2023 में 8 करोड़ 93 लाख रुपए हुआ। और जो प्रॉफिट है अभी 2024 में 12 करोड़ 24 लाख है। तो जो प्रॉफिट है वो कुछ ज़्यादा ही स्पीड से बढ़ रहा है। अब ये एसएमई सेक्टर की कंपनी है, तो इसलिए इसमें ये
कितनी बैलेंस शीट सही है ये तो 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट आने के बाद ही डिक्लेयर हो पाएगा। मतलब ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ठीक ठाक नज़र आ रही है। अगर इसके रजिस्ट्रार की बात करें कि भाई इसका रजिस्ट्रार कौन है, किसके रजिस्ट्रार पे लिस्ट होगी, तो ये लिंक्डइन टाइम एक आईपीओ वगैरह की जो लिस्टिंग कराती है उसकी लिंक्डइन टाइम पे ये लिस्ट होगी। अगर हम इसके आरओसी और आरओई के बारे में नज़र डालें तो जो इसका आरओई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो इसका 15 का है और आरओसी जो इसका है वो 16% का है। अगर एबिटा मार्जिन की बात करें हम, अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन जो होता है 17% का है। अगर पैट मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की, तो लगभग 8% के आसपास। अगर ईपीएस की बात करें कि इसका ईपीएस कितना निकल के आएगा, अर्निंग प्रति शेयर जो है इसका 8.71 रुपये निकल के आता है। 8.71 रुपये इसका ईपीएस निकल के आएगा। अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो लगभग 23 का है, जो ठीक है। और रिटर्न ऑफ वैल्यू की बात करें हम, नेटवर्थ वैल्यू की, तो लगभग 37 की है, जो थोड़ा ठीक है। अगर हम इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, हालांकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसमें पी रेशो देखना पड़ता है, तो इसमें प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं देखी जाती, लेकिन फिर भी अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर लें तो इसका लगभग 1.6 का है, जो थोड़ा अच्छा है, अच्छी बात मानी जाती है। अगर हम ऑल ओवर इसकी पी रेशो की बात करें कि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है, तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो 15 का है। अगर इसी की सिमिलर इंडस्ट्री की बात करें तो उनका लगभग पी 30 का है, किसी का 35 का है, 30, 36, 37, 38 ऐसे हैं। तो इसका पी वाइज इसने लिस्टिंग गेन छोड़ा है। अब क्या है कि इसका अगर फुल प्राइस बैंड पे देखें कि जो इनका इन मार्केट से रेज करना चाहते हैं उस पर इनकी वैल्यू क्या बनेगी, निकल के आएगी, तो इनकी वैल्यू आएगी निकल के 1,85,00,000 रुपये की कंपनी बनेगी ये पूरी। तो अगर देखा जाए 1,85,00,000 में तो कंपनी बहुत ही छोटी माइक्रो कैप कंपनी है, मतलब मिड कैप भी नहीं कहा जा सकता, स्मॉल कैप भी नहीं है, माइक्रो कैप कंपनी है। जिस हिसाब से कंपनी की बैलेंस शीट है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो और जिस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ रहा है, देखो सबसे पहली बात है कि जो इनका धंधा है ना वो एक सस्टेनेबल तरीके से बढ़ रहा है। मतलब एसिड वगैरह पे अगर नज़र डालें, एसिड वगैरह देखें तो देखो 135 से 150 के बाद 174, मतलब एक सस्टेनेबल तरीके से बढ़ रहा है। अगर रेवेन्यू तो रेवेन्यू भी बिल्कुल सस्टेनेबल तरीका से बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जनरली ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट तेज बढ़ रहा है तो ख़राब है, ऐसा ख़राब नहीं मानी जाती, पर थोड़ा सा कंसर्न की विषय है कहीं ना कहीं। अब अगर हम बात करें इसके पीयर कंपटीटर की, तो कि इसके पीयर कंपटीटर कौन कौन है, तो एक तो तुम्हारा बालकृष्ण इंडस्ट्री है, काफ़ी स्टेपलर प्लेयर है और इसने अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया है। अगर इंडस्ट्री वाइज भी बात करें तो टायर मैन्युफैक्चरिंग में है, और भी बहुत से टायर मैन्युफैक्चर हैं जो इसमें स्टेपलर प्लेयर हैं। बट अगर इसकी बात करें तो इसने बालकृष्ण इंडस्ट्री ने लगभग कई हज़ार गुना का रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को, जो शेयर होल्डर हैं। इसके जो पी रेशो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो निकल के आता है 30 का, और कंपनी की जो मार्केट कैप है लगभग 2003 के आसपास करोड़ मार्केट कैप है। और अब बालकृष्ण इंडस्ट्री के ईपीएस की बात करें, अर्निंग प्रति शेयर, तो उसका निकल के आता है 76 का, जो थोड़ा इस अगर टायर इंडस्ट्री की बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्री काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है, पर चूँकि एसएमई सेक्टर की कंपनी है जो भी एमरेथ टायर करके है, तो और इसी के पीयर कंपटीटर एक टीवीएस लिमिटेड करके है, जो टीवीएस के आपने देखा होगा टायर मैन्युफैक्चर, वो भी सिमिलर काम करती है, वो भी टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके अगर पी रेशो की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो उसका 27 का निकल के आता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो उसका 27 का है। और अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस उसका 141 का है। चूँकि ये तो बहुत पुरानी कंपनी है भाई, ये तो अभी बनी रही है, तो इसको तो थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल भी करना है, और ये सब चीज़ें समस्याएँ आती हैं। अब हम अगर बात करें पर्पज़ ऑफ आईपीओ कि जो आईपीओ लेके आ रहे हैं उसका पर्पज़ क्या है भाई, मतलब जो आईपीओ के जरिए जो पैसा जुटाना चाहते हैं लगभग 50 करोड़, 49 करोड़ 26 लाख, उस पैसे का क्या करेंगे। अगर उसकी बात करें
तो क्या है कि अपने कैपिटल कुछ तो पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाना चाहते हैं, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए लगाना चाहते हैं, और कुछ अपने इसमें ऑफ़र वगैरह दे के ये चाहते हैं कि कुछ ऑफ़र वगैरह दे के हम अपनी को मतलब जो सेल्स है उसको बढ़ाया जाए, उसमें ही यूज़ करेंगे। और लगभग 36 करोड़ रुपए के आसपास जो पैसा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज़ होने वाला है। अब हमने कंपनी की बात कर ली कि यार देखो कंपनी एसएमई सेक्टर की है, तो आपको इसके आईपीओ में लगाने के लिए लगभग 1,14,000 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपको आईपीओ में लगाना है, एसएमई है, एसएमई में आपको बहुत सी चीज़ें देखनी होती है। मैं आपको आईपीओ में लगाने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक जनरली जो कंपनी के बारे में बातें हैं वो बता रहा हूँ। आपको आईपीओ में लगाना है या नहीं लगाना है, ये आपका डिसीजन अपना होगा। आप जो भी फाइनेंशियली डिसीजन लें वो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लें। मैं आपको ना इन्फ्लेशन होने के लिए बोल रहा हूँ, ना आपको मैं किसी भी आईपीओ में लगाने के लिए डिस्करेज कर रहा हूँ, पर मैं जो कंपनी के बारे में जर्नली बातें हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो एमराज टायर मैन्युफैक्चरर्स जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसकी अगर बात करें तो टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, अच्छी है। और दूसरी बात कि इसके लिए अगर हमें देखा जाए तो इसी सिमिलर इंडस्ट्री में मतलब टायर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। मतलब जैसे मैं भी खुद टायर डलवाता हूँ या तो मैं जाते ही मतलब एकदम टायर जैसी चीज़ पर भरोसा किसी भी व्यक्ति का जमता नहीं है इतनी जल्दी। मैं जाते ही मेरे मुंह से दो ही चीज़ निकलती हैं, यार एक एमआरएफ का टायर डाल दे, या जनरली किसी भी व्यक्ति के मुंह से यही निकलेगा, यार एक एमआरएफ का टायर डाल दो, या तो C8 का डाल दो, या तो अपोलो का डाल दो, या तो BKT का डाल दो, टीवीएस। मतलब ये स्टेबलर प्लेयर हैं, पुराने प्लेयर्स हैं, इस पर कस्टमर के नाम जुबान पे है। तो ये जाहिर सी बात है कि छोटी कंपनी है और 185 करोड़ की कंपनी है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी दो पीयर कंपनी जो इनकी सब्सिडरी हैं उनमें इनका पैसा लगा है जो अच्छी है भाई, उनमें लगभग इनकी 100% की होल्डिंग है, वो थोड़ी अच्छी बात है। और 22 साल का अनुभव भी है टायर इंडस्ट्री का प्रमोटर को, ये भी अच्छी बात है। अब मुझे जो 2-3 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आईपीओ की बात करें कि इस कंपनी के बारे में अच्छा क्या है, तो अच्छा तो क्या है, देखो सदाबहार सेक्टर है पहला तो, क्योंकि हमेशा ही टायर तो घिसेंगे ही, गाड़ियाँ चलेंगी तो टायर घिसेंगे। आप चाहे टायर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ लो चाहे पेट्रोल गाड़ियाँ लो, अब टायर तो घिसेंगे, तो सदाबहार सेक्टर है ये। दूसरी बात क्या है कि कंपनी अपने आप को एक्सपेंडेड करना चाहती है, मतलब बढ़ाना चाहती है। कंपनी की 2 सब्सिडरी भी कंपनी है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। और लगभग क्या है कि कंपनी के पास में 277 से ज़्यादा कंपनी के पास में परमानेंट एम्प्लॉय काम करते हैं, और लगभग 270 के आसपास कंपनी के पास में टेम्परेरी रूप से एम्प्लॉई हैं वो काम करते हैं। लगभग 550 के आसपास कंपनी के पास में एम्प्लॉई हैं, तो मतलब एक स्टेबल कंपनी है। अब बात करें कि कंपनी के बारे में नेगेटिव क्या है, क्योंकि भाई जब मैं आपको कोई पॉजिटिव बता रहा हूँ तो नेगेटिव बताना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखो क्या कंपनी के ऊपर जो दो प्रमोटर के ऊपर 2 टैक्सेस वगैरह के केस चल रहे हैं, वो टैक्स वगैरह में कुछ कम ज़्यादा हुआ होगा तो उसके कंपनी के ऊपर केसेस चल रहे हैं। 2 केस हैं जो कंपनी के ऊपर, एक क्रिमिनल केस भी है और टैक्सेस वगैरह को लेकर भी केस चल रहे हैं। तो कंपनी के बारे में ये थोड़ा सा नेगेटिव भी है। और दूसरा क्या, नेगेटिव ऐसा कोई ख़ास मुझे लगा नहीं है भाई। अगर इसकी जीएमपी की बात करें तो अभी तो जीएमपी है नहीं, पर हाँ जिस हिसाब से इसने लिस्टिंग के लिए जगह छोड़ी है उस हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ इसकी जीएमपी अच्छी रहेगी, रह सकती है। क्योंकि कारण है उसका, भाई इसने पी जो 15 का लेके आई है। जनरली अगर इसके पीयर कंपटीटर की बात करें तो किसी का भी पी 30 के नीचे नहीं है, तो ये बात है कि इनने लिस्टिंग के लिए जगह छोड़ी है। और इतनी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, जो बड़े निवेशक होते हैं वो ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना रेफ़र करते हैं। तो ये कंपनी का देखो प्रॉफिट हर साल डबल हो रहा है, मतलब 4 लाख से बढ़ के 4 करोड़ से बढ़ के 8 करोड़ हुआ, 8 करोड़ से बढ़ के 12 करोड़ हुआ। तो आप देखो कंपनी के जो प्रॉफिट में है वो भयंकर तरीके से ग्रोथ है। कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, चाहे कोई भी निवेशक हो, वो कंपनी वो लेना पसंद करता है जो प्रॉफिटेबल हो और उसके पास में आरओसी आरओई बढ़िया हो, डबल डिजिट में हो। तो इसके आरओसी आरओई डबल डिजिट में है, पी रेशो सस्ता है,
अपनी इंडस्ट्री में 22 साल का अनुभव रखते हैं प्रमोटर, क्योंकि जिस भी कंपनी के आप पैसा लगाने जा रहे हो उसमें आपने ये चीज़ देखनी पड़ती है कि जिस प्रमोटर के ऊपर आप पैसा लगा रहे हो वो प्रमोटर कितना अनुभवी है, कितना पुराना है। क्योंकि आप जनरली उनसे मिले तो हो नहीं, उसने अपनी बैलेंस शीट दिखाएगा, आपने उस बैलेंस शीट को देख करके कि भाई आप खुद प्रॉफिट में हो, उसके आधार पे आपने अपना डिसीजन बनाया, कंपनी में आईपीओ के माध्यम से, इनिशियल पब्लिक ऑफर के माध्यम से पैसा दे दिया। और उस पैसे का कंपनी क्या कर रही है, यूज अच्छा कर रही है नहीं कर रही, वो डिपेंड करता है कि आपके पास में मैनेजमेंट कैसा है। अगर मेरी को बात करें कि आप कोई ख़राब बिजनेस अच्छे मैनेजमेंट के साथ लेना पसंद करोगे या आप अच्छा बिजनेस ख़राब मैनेजमेंट के साथ लेना पसंद करोगे, तो मैं अपना ऐसा अनुभव बोलता है मेरा 10-15 सालों का कि मैं एक ख़राब बिजनेस को अच्छे मैनेजमेंट के साथ लेना पसंद करूँगा। क्योंकि अगर मैनेजमेंट अच्छा है ना तो वो ख़राब बिजनेस को भी अच्छा बना देगा। अगर बिजनेस अच्छा है और मैनेजमेंट ख़राब है तो वो अच्छे बिजनेस को भी ख़राब कर देगा। क्योंकि जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं वो मैनेजमेंट से चलती हैं और डिपेंड करता है कि आप मैनेजमेंट कैसा है। तो मैनेजमेंट 22 साल का अनुभव रखता है। मैं पुराने इसी इंडस्ट्री में पुराने कंपनी चलाए हुए हैं, अभी चला रहे हैं, अब अपना 22 साल बाद आईपीओ लेके आए हैं। कंपनी हर साल प्रॉफिट कर रही है, 4 करोड़ से 8 करोड़ से 12 करोड़, और जो कंपनी का एसेट है वो सस्टेनेबल तरीके से बढ़ रहे हैं। 1 करोड़ 35 लाख, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 74 लाख। तो एसेट में भी तो ऐसे ही ग्रोथ होनी चाहिए ना, सस्टेनेबल तरीके से, जो हो रही है। और प्रॉफिट में भी सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए। प्रॉफिट तो खैर अनयूजुअली बढ़ रहा है भाई इतना, और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है अभी 134 करोड़ से तुम्हारा 168 करोड़, फिर 172 करोड़। तो प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। प्रॉफिट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, कंपनी डबल डिजिट में है, तो दिक्कत ही नहीं लेना। क्योंकि जर्नली अगर हमेशा सभी एसएमई सेक्टर की कंपनी ख़राब नहीं होती। कुछ कंपनियों में ऐसा देखने को मिला है कि उनकी बैलेंस शीट जो है ना वो साफ़ सुथरी नहीं लाई जाती। पर चूँकि ये तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो कंपनी ने सेबी के पास में अपनी डीआरएचपी दाखिल की थी, मतलब जो डीआरएचपी मतलब जो वित्तीय लेखा जोखा होता है साल भर का, जो इन्होंने वो दाखिल किया, उसके हिसाब से तो कंपनी लग रहा है कि हाँ इसमें ग्रोथ के चांसेस हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे। अब डिपेंड करता है कि आगे क्या कंडीशन बनती है क्या नहीं बनती। और बाकी मेरी अगर पर्सनली बात करें तो इसका जीएमपी आने के बाद ही मैं डिसाइड करूँगा कि भाई मुझे आईपीओ में लगाना है या नहीं लगाना। आपको आईपीओ में लगाना है नहीं लगाना, ये डिसीजन आपका होगा, आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। बाकी मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि अपने कैपिटल के साथ खिलवाड़ ना करें, एफएनओ ना करें, इंट्राडे ना करें, ओवर लेवरेज में ना रहें, प्रयास करें निवेशक बने, ट्रेडर मत बने। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।